कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लास्ट हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाकी वीडियो काफी दिनों से आया नहीं था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था, इसके वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो हम कवर करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, विभव और ऊर्जा में अंतर क्या है। ठीक है, तो सपोज करो कि ये एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, तो ये अपने पास आसपास में क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, एक क्षेत्र बनाएगा, है ना। और इस क्षेत्र के अंदर सपोज ये कोई एक पॉइंट है P, इस फील्ड के अंदर ये सपोज एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर जितना फोर्स लगाएगा उसको हम क्या, इस पॉइंट P पर जितना इस चार्ज की वजह से फोर्स लग सकता है उसको हम कहते हैं इसकी इंटेंसिटी। अब अगर सपोज इस पॉइंट P पर मैं इन्फिनाइट से किसी चार्ज को लाऊंगा, सपोज कि हम लाए प्लस क्यू को, एक यूनिट चार्ज है, तो हमने इस यूनिट चार्ज के लिए इस पॉइंट पर हमने कहा कि इस पॉइंट पर इन्फिनाइट से एक चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क होगा यूनिट चार्ज को, अगर ये 1 यूनिट होगा तो उसको हमने कहा कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस KQ/R। अब सपोज करो कि यहां पे हमने एक चार्ज पार्टिकल यानी प्लस क्यू को लाके रख दिया। अब प्लस क्यू को लाके रखने पर ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अब इसके फोर्स लगने से चार्ज क्या होगा, मूव करेगा, है ना। ऐसे मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, एक फोर्स कांस्टेंट लगता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इस फोर्स की मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन फोर्स बढ़ता रहेगा, जिससे इसका मोशन क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। मोशन इंक्रीज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, है ना। अब ये चार्ज पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, यानी इस चार्ज पार्टिकल को यहां से मूव कराने के लिए जो एनर्जी आया वो एनर्जी कहां से आया, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के वजह से जितनी एनर्जी इसके ऊपर रिक्वायर्ड हो रही है इसको मूव कराने के लिए, उस टोटल स्टोर एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यह हम रखें, याद रखेंगे सिंगल पॉइंट के लिए। अगर सपोज ये चार्ज नहीं है, सिर्फ ये प्लस क्यू है, तो इसके वजह से यहां पे कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी वर्क करने के लिए कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो एनर्जी वर्क करने की कैपेसिटी है, तो सिंगल चार्ज जो है वो कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, यानी कि ये जो है ये अपने इक्विलिब्रियम या सिंगल चार्ज की वजह से कंडीशन में हमें टोटल एनर्जी मिलेगा 0। लेकिन जब मैं एक चार्ज पार्टिकल को लाता हूं तो इसको ये मूव कराने की कैपेसिटी रखेगा, तो इस सिस्टम को या इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी इस पॉइंट P पर, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बेसिकली इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो डेफिनेशन आप यहां पे देख सकते हो, द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ चार्ज गिवन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस टू अ गिवन पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें आप थोड़ा सा पोटेंशियल के डेफिनेशन को याद करो, रिमाइंड करो। हमने देखा था द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to a point given inside the electric field, है ना। और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, तो एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करूंगा उसको मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम एग्जांपल समझेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हम डिराइव कर लेते हैं। हमने कहा एट पॉइंट P द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, तो हमने कहा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉइंट कहां से, इन्फिनाइट टू पॉइंट P वेक्टर EQ इंटू dr। क्लियर। तो पिछली बार पॉइंट चार्ज था इसलिए हमने F इंटू dr, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या था, ये यूनिट था इसलिए हमने E इंटू dr लिया था। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, अगर मैं Q को बाहर ले लूं तो इन्फिनाइट टू पॉइंट P वेक्टर E डॉट dr, ये क्या हो गया, ये हो गया पोटेंशियल। तो मुझे क्या मिला, Q इंटू Vp, है ना।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिंगल चार्ज के लिए होगा नहीं, तो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यूपी इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा या क्यूपी। ठीक है, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट है एनर्जी है, तो यूनिट क्या होगा, जूल। ठीक है, या फिर तुम लिख सकते हो न्यूटन मीटर, या फिर तुम लिख सकते हो वोल्ट कूलम। ठीक है, या इसकी एनर्जी को हम और भी देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डायमेंशन तुम्हें पता है m1 L2 T-2। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स से काम कैसा होता है। इनिशियली आपको याद होगा, सबसे पहला मैंने एक डेरिवेशन कराया था कि अगर मैं किसी एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाऊं, तो ऐसे कंडीशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को ले जाने के लिए वहां पे जो वर्क हो रहा था वो उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। मैं ऐसे ले जा रहा हूं, ऐसे ले जा रहा हूं, ऐसे घुमा के ले जा रहा हूं, उससे कोई फर्क पड़ रहा नहीं था। ठीक है, तो जब क्या होता है कि किसी 2 पॉइंट के बीच में जो वर्क हो रहा है उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, अगर वो फोर्स क्या नहीं करता है, वो उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और दोनों पॉइंट के सिर्फ लोकेशन के ऊपर, सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स हम उसे कहते हैं। और ऐसा कंजर्वेटिव फोर्स किसमें होता है, तो एक तुमने 11th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल के अंदर जो फोर्स होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, थोड़ा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है। तो सपोज करो कि ये तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ लोग इसका यूज करते हैं इस एग्जांपल का। अब ये स्प्रिंग है और अब इस स्प्रिंग के अंदर हमने एक ब्लॉक लगाया है, सपोज हमने इसको दिया ब्लॉक नंबर 1। ये एकदम नॉर्मल कंडीशन है, यहां पे हमने ना तो स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, ना हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, यानी ना तो स्प्रिंग का एक्सपेंशन हुआ है, ना कंप्रेस हुआ, ना दबा है, ना खींचा हुआ है, कुछ नहीं है, सिंपल रखा हुआ है। ये उसका नॉर्मल, या इसे हम कह सकते हैं L डिस्टेंस L लेंथ का एक स्प्रिंग है, और ये इसके क्या है, इनिशियल कंडीशन में है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं एक दूसरा ब्लॉक ले लूं और अगर मैं यहां पे इस ब्लॉक को रख दूं, जैसे ये रेड ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर सपोज 2, तो क्या ये इस ब्लॉक के ऊपर कोई वर्क करेगा, इसे आगे या अंदर की तरफ खींचेगा या धकेलेगा? होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिलहाल इस स्प्रिंग के अंदर ऐसी कोई भी एनर्जी या कोई भी कंडीशंस नहीं है कि वो इसे हिला सके या इसको किसी भी तरह का मूवमेंट करवा सके। ठीक है, या नहीं होगा, यानी कि तो इस कंडीशन में इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट है जहां पे वर्क हो सकता है, और उस पॉइंट को, इस कंडीशन में उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन में उन पॉइंट्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है देखो, अब सपोज करो कि इसी स्प्रिंग को हमने क्या किया, थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, थोड़ा दबा दिया। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा दबा दिया, ये ब्लॉक नंबर 1 है। हमने कितना दबाया, तो सपोज करो कि S जितना डिस्प्लेसमेंट में हमने इसको दबा दिया, तो टोटल वर्क कितना हो गया, F इंटू एस। तो सपोज कि टोटल वर्क हो गया 10 जूल का, तो ये हमने दे दिया पॉइंट P1। पॉइंट P1 को अगर मैं इतना अगर कंप्रेस करता हूं, यानी 10 जूल एनर्जी के लिए अगर मैं कंप्रेस करता हूं, F फोर्स लगा के S डिस्प्लेसमेंट देता हूं इतना, अब अगर इसको मैं एक ब्लॉक वापस यहां पे रखता हूं, ब्लॉक 2 को, तो अब ब्लॉक 2 के ऊपर अब वर्क होगा, कितना वर्क होगा, 10 जूल का वर्क होगा, यानी वो 10 जूल तक उसको डिस्प्लेस करेगा। तो पॉइंट P1 की जो कैपेसिटी है वो 10 जूल की है। अब देखो, ये फर्स्ट कंडीशन में क्या है ना, जो पॉइंट P है ये कंडीशन के अंदर, यानी कि ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, तो 1 के अंदर पॉइंट P1 की कैपेसिटी है क्या करने की, 10 जूल की वर्क करने। कब? लेकिन तो ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर मैं इसको P1 तक कंप्रेस करता हूं, तो P1 तक कंप्रेस होने के वजह से इसके अंदर 10 जूल तक की वर्क करने की कैपेसिटी आएगी।
ये कंडीशन थी। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर समझूंगा तो पॉइंट P1 इसका हो गया पोटेंशियल, विभव, है ना। पॉइंट P हो गया इसका विभव, यानी कि कार्य करने की क्षमता, वर्क करने की कैपेसिटी। क्लियर? यहां पे कर सकता है लेकिन ये कर रहा है, तो ये जो सिचुएशन है कि वो कितना उसको धकेल रहा है, कितना वर्क उसको ऊपर कर सकता है, ये उसका है एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी है कि वो इसको वो ढकेल रहा है, उसको वो उतना मूव करवा रहा है। तो ये कंडीशन है उसका पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूंगा तो वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली सपोज करो कि थर्ड कंडीशन है, इसको हमने थोड़ा सा और कंप्रेस कर दिया, ठीक है। ये अब सपोज करो कि ये हो गया पॉइंट, ये पॉइंट सपोज P2 और P2 सपोज जो है वो 20 जूल है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक 2 को रखूंगा तो ब्लॉक 2 यानी कंडीशन सपोज हम 3 दे देते हैं, तो ब्लॉक 2 को ये क्या करेगा, मूव कराएगा। ब्लॉक 2 को कितना मूव कराएगा, तो 20 जूल एनर्जी तक ब्लॉक 2 को वो मूव करा सकता है। तो ये कंडीशन क्या हो गया, ये जो है पॉइंट P2 दिखा रहा है कि यहां तक अगर इसको मैं कंप्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, 20 जूल तक का वर्क कर सकता है। यानी कि ये पॉइंट P2 पे इतना वर्क करने की कैपेसिटी है। अगर मैं सपोज की चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो चार्ज को अगर मैं यहां तक लाऊंगा तो वो उतना उसको मूव करा देगा। यानी कि ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा, तो ये हो गया पोटेंशियल, समझ में आया। लेकिन ये करवा रहा है, ये करा सकता है, ये करेगा, यानी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं, जो हमें लिखना है एग्जाम में, अगर अटेंड करना है, बोर्ड में अगर आता है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने सिंपल डेफिनेशन लिखा है कि विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या है, तो किसी आवेश को, किसी दिए गए आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। The work required to be done against the electric field in bringing a given charge from infinity to a point given inside the electric field. Formula UP is equal to minus infinite to point P E Q into dr, तो Q minus P to E into dr, तो Q into V और UP is equal to Q into delta V। अब यहाँ पे कुछ नोटवर्दी पॉइंट याद रखना है तुम्हें कि सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। पहली बात तो क्लियर है, ठीक है। सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आप बता सकते हो, क्योंकि होगा ही नहीं। तो हमेशा कैसा होगा, द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बिंदु पर विद्युत विभवांतर या विद्युत ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा का क्या होगा, विभवांतर मिलेगा, यानी हमें मिलेगा हमेशा डेल्टा यू। इसका ही रिक्वायरमेंट है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। और ये कंडीशन ही हमें एनर्जी को देगा, इसका ही अस्तित्व है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो हमें डेल्टा यू का ही जरूरत पड़ता है। जैसे हमने पोटेंशियल डिफाइन, हमने डेफिनेशन देखा, उसके ऊपर क्या है हमने उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन सिंगल पोटेंशियल कोई काम नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है अगर मुझे चार्ज को मूव कराना है, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकली कैसे काम है, ये एनर्जी का कैसे काम होता है, तो देखो सपोज करो कि तुम्हारे पास एक बैटरी है, ठीक है। अब ये बैटरी में से हम सिंपल से एग्जांपल समझेंगे, तो सपोज कि ये 2 एंड है। अब ये बैटरी सपोज 12 वोल्ट का है, तो अगर तुम क्या करोगे, यहां पे एक बल्ब लगा दोगे, तो बल्ब क्या करता है, काम करता है, लेकिन कैसे, ये ऐसे कंडीशन में क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा, ये कंडीशन है, ये जो फिलहाल जो कंडीशन है इनिशियल, वो ये है, यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, नो डाउट, लेकिन ये उसे क्या कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंडीशन बता रहा है कि ये इतना है, इतना कर सकता है। लेकिन जब मैं यहां पे एक बल्ब लगा देता हूं, सपोज एक एलईडी लाइट लगा दूंगा, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, है ना, यानी ये मूव करा रहा है दूसरे पॉइंट की तरफ। तो ये क्या हो गया, एनर्जी, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल तुम एक बैटरी को पकड़ोगे, तुम्हें करंट लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा इतना रेजिस्टेंस है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को उसमें से, यानी उस चार्ज को तुम्हारे में से धकेल ही नहीं पाएगा ग्राउंड की तरफ। लेकिन अगर तुम प्लग में पिन में उंगली डालोगे, स्विच ऑन करोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हें फिर बाद में तो तुम्हें पता है कि 108 में फोन किया जाएगा, फिर तुम्हें ले आ जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वहां पे 240 वोल्ट है, 220 to 240 वोल्ट है।
जो इतना सफिशिएंट वर्क करने की उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो चार्ज को इजीली तुम्हारे में से फ्लो करा देगा, वो कहां तक, ग्राउंड तक, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, यानी उसके काम जो करने को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और अगर हमें एग्जाम में आता है तो इतना ही है, और थोड़ा बहुत नोटवर्दी पॉइंट आपको इसमें लिखना है कि सिंगल चार्ज से होगा नहीं। यूनिट चार्ज का अगर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ही होगा, यानी कि क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला देख सकते हो, अगर यूनिट चार्ज होगा तो Q इज इक्वल टू 1 तो U इज इक्वल डेल्टा V हो जाएगा, है ना। तो बाकी आप डेफिनेशन वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों के निकाय से विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो हम यहां पे फिगर ड्रा कर ले, देखो सपोज करो, माना ये एक चार्ज हो गया, ये पहले कोई चार्ज नहीं है, खाली है, ठीक है। तो हमने एक सिंगल चार्ज को लाया, इंफिनिटी से बहुत दूर से लाए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को लाया, वो हो गया Q1। तो Q1 की एनर्जी कितनी होगी, अभी अभी हमने पढ़ा था, याद करो। तो Q1 की एनर्जी, सपोज इसकी पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर R1 है, तो Q1 की जो एनर्जी है वो कितना होगा, 0, अभी अभी हमने पढ़ा है ना। Therefore, let a charge particle Q1 is bringing to point P1. Therefore, U1 is equal to 0. इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया P1। अब हम एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आए, तो ये पॉइंट, ये Q1 क्या कर दिया, ये Q1 ने अपना खुद का फील्ड बनाया, है ना, अपना खुद का फील्ड बना दिया आसपास में। अब हम सेकेंड चार्ज पार्टिकल को लाए, इसके अंदर पॉइंट, ये सपोज हो गया हमारा P2, और P1 P2 के बीच का पोजीशन वेक्टर जो है, सपोज वो हो गया वेक्टर, ये हो गया R2, तो R21। तो इस पॉइंट P2 पर हम एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लाए Q2। अब Q2 का क्या होगा, अपोज होगा, है ना, उसे वो धकेलेगा। क्यों, क्योंकि Q1 की अपनी खुद की फील्ड है, हमें उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो उसे वो धकेल रहा है। इसका मतलब है कि अब पोटेंशियल एनर्जी है क्या, therefore the energy, potential energy at point P2 कितना होगा, तो U2 इज इक्वल टू मुझे मिला किसके वजह से, 1 के वजह से, या U2 ही ले लो चलो, तो वो कितना है, वो है K Q1 Q2 अपॉन R21, है ना, R21 ये है, इतनी एनर्जी है, इक्वेशन नंबर 2। अब सपोज करो कि हम एक तीसरा चार्ज पार्टिकल ले आए, अब पॉइंट P3 पर, यानी ये पॉइंट P3 पर, अब एनर्जी क्या होगा, अब इसका रिपल्सन जो है, इसको जो अपोज करने वाले अब दो लोग हैं, कौन, Q1 भी इसको अपोज कर रहा है, Q2 भी इसको अपोज कर रहा है उसके आने को, यानी दोनों मिलकर उसको धकेल रहे हैं। अब एनर्जी क्या है, therefore the energy, potential energy, electrostatic potential energy at point P3 कितना है, U3 इज इक्वल टू, देखो K Q1 Q3 अपॉन R31, एक ये है, और साथ में यहां पे काम कर रहा है K Q2 Q3 अपॉन R32, ठीक है।
ठीक है, सही 4 के ऊपर कौन काम करेगा? Q1, Q2, Q3, Q4 काम करेगा। 5 के ऊपर कौन काम करेगा? Q1, Q3, Q4 तक काम होगा। Q6 के ऊपर कौन काम करेगा? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 काम करेगा। तो इस तरह से therefore the net energy या the total energy potential energy due to system of n charges क्या हो जाएगा? तो U इज इक्वल टू कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R21 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R32 प्लस K Q1 Q4 अपॉन R41 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R42 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R43, है ना? ऐसे कितने चार्ज के लिए? n चार्ज के लिए। तो मुझे इक्वेशन क्या मिला? U इज इक्वल टू K, ठीक है, K ही कॉमन है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n Q I और J इज इक्वल टू 1 to n Q I Q J अपॉन R I J, है ना? यही कंडीशन हमें मिल रहा है। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ n चार्ज के लिए। बाकी हमने सुपरपोजिशन मेथड पढ़ा था, पूरा डिटेल में मैंने बताया था, है ना, कूलम्ब्स लॉ का। तो तुम उसको यूज करके बाकी डिटेल में तुम इसको क्लियरली थ्योरीज के साथ लिख सकते हो। तुम फिगर थोड़ा क्लियरली बनाना कि Q1, Q2, Q3, Q4 मिनिमम 4 पार्टिकल्स के लिए आप यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे कोई भी डाउट है तो उसको आप लिखो, या आप इंस्टाग्राम में जाके आप डाउट को क्लियर कर सकते हो। आपको पता है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो कोई भी डाउट हो तो कॉल प्लीज मत करिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है। अगर बहुत सारे क्वेश्चन रहे तो मैं उनका एक वीडियो सेशन बना के मैं अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात, आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।